कि आप लोग जो है एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, परीक्षा में आपका नोट्स ही काम देगा। और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी को मानती हूँ। सेल्फ़ स्टडी के साथ साथ जो है मैं रिवीज़न को बहुत ज़्यादा समझती हूँ। अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं और साथ ही साथ रिवीज़न करते हैं तो दुनिया का कोई भी परीक्षा हो वो आप आसानी से निकाल लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लास्ट में बात करेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, या यूँ बोले और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में समझोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो ध्वनि है। यहाँ से लिखना इम्पॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं, मान लीजिए हम क बोलते हैं, तो जो बोलने का तरीका हमने बोला क, जो साउंड निकला उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। लेकिन जब इस चीज़ को हम इस तरह से लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया ग, ये लिखने का जो साइन है उसे वर्ण बोलते हैं, और बोलने का जो मौखिक चीज़ें हैं उसे ध्वनि कहते हैं। बस इतनी बातें यहाँ पे समझना है। राम लिखा है, गया लिखा है, तो राम को तोड़ेंगे तो यहाँ पे र निकलेगा, र में बड़ा आ, फिर म, फिर आ। इस तरह से जो है राम में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड और नहीं हो सकते। इतने खंड संभव है, इससे ज़्यादा खंड नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो ध्वनि बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण बताएंगे। और यहाँ पे आपने देखा कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं या प्रकार, तो प्रकार आपके 2 हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। याद रखिएगा, स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन यहाँ पे 33 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बिना आप स्वर के व्यंजन को नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क, तो इस क में आपका जो स्वर है वो छिपा रहता है, ये भी याद रखिएगा। तो हम स्वर की सहायता से ही व्यंजन को बोलते हैं, बट जो व्यंजन होता है उसके लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आ हमने लिखा, या फिर हमने ई लिखा या ऊ लिखा, तो ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, ये अपने आप में अकेले ठीक हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो क्या बताएंगे? 2। कौन कौन से? स्वर और एक व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? आप याद रखोगे 11। और अगर आपसे व्यंजन पूछा जाए तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। स्वर की अगर परिभाषा देखोगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर कितने होते हैं? 11। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, इस तरह से जो होते हैं वो 11 स्वर आपके होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं आप जानते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रीश्वैन, दीर्घ है, प्लुत है। ह्रीश्वर जो होता है वो 4 होता है, इनको बोलने में कम समय लगता है। अ ई उ री, तो ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। और दीर्घ स्वर जो होता है वो हरीश स्वर से ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है समय प्लुत को बोलने में। प्लुत को आपका 3 मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ को 2 मात्रिक, और 1 मात्रिक आपका हरीश स्वर को बोला जाता है। प्लुत में जैसे इस तरह से इस यस आकार का अगर मिल जाए साइन, तो वो प्लुत स्वर होता है। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ओम, तो याद रखिएगा ओम जो होता है वो क्या होता है? आपका प्लुत स्वर में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे राम बोलना हुआ। और दीर्घ स्वर जो होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा। अभी डिटेल में चीज़ें आगे यहाँ पे करवाने वाले हैं। स्वर के उच्चारण में कम टाइम लगे, कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हरीश स्वर कहते हैं। बच्चों, जैसा परिभाषा है एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल में चीज़ों को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। हरीश स्वर की बात करें 4 होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी? अ होता है आपका, ई होता है, ऊ होता है, और री होता है। अ ई ऊ री, यहाँ पे चारों को याद रखिएगा। और री की मात्रा जो होती है इस तरह से होती है, वो भी याद रखिएगा। तो री के रूप में इस तरह से किया जाता है। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, यानी जिनको बोलने में कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हरीश स्वर कहते हैं। अ ई ऊ री, इन चारों को आपको याद रखना है।
अगर आपसे पूछी जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता देंगे। अगर परिभाषा की बात करोगे तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हरे स्वर से 2 गुना टाइम लगे यानी समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर और परिभाषा सरल तरीके से देखेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये समझिए अ, ई, ऊ, री को छोड़ करके बाकी जो 7 हैं वे आपके क्या हो जाते हैं, वे आपके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ के मिलने से क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ई के मिलने से बड़ी ई बन जाती है। ऊ से मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। और अ और छोटी ई के मिलने से आपका ए बन जाता है। अ और ए के मिलने से आई बन जाता है। और अ और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं। अ और ओ मिल करके क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। इन दीर्घ स्वरों को आप याद रखिएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हमने बताया कि जो अ, ई, ऊ और री, ये जो री होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व होते हैं। बाकी के जो बच जाते हैं वो आपका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। मुख्यतः जो है हिरिस और दीर्घ होता है, लेकिन जो है प्लुत से भी कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आते हैं। तो हमने बताया जो है दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय प्लुत स्वर को बोलने में लगता है, यानी 3 मात्रा काल का समय लगता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे यानी 3 मात्रा, त्रिमात्रिक इनको बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। सरल शब्द में अगर समझेंगे तो जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। प्लुत का साइन ये होता है यस आकार का। और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे सुनो, घर में बुलाते हैं हे करके तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं। और जैसे ओम, जैसे राम, तो आसान है ये चीज़ें। और इसे जो है त्रिमात्रिक कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, इस चीज़ को भी समझते रहिएगा। साधारणतः प्लुत का प्रयोग जो है नहीं होता है अब ना, ये जो है वैदिक भाषा में अधिक प्रयोग हुआ है कि अयोग वाक्य किसे कहते हैं। तो ये जो अंग होता है और आहा होता है, इनको अयोग वाह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी जो गणना है, जिनकी गिनती है ना तो स्वर में है एंड ना ही व्यंजन में है, उन्हें क्या बोलते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। अंग और आहा को क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अयोग वाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह, इनसे समझो आ का मतलब होता है नहीं, योग मतलब इनका नहीं हुआ है योग किसमें, ना तो स्वर में एंड ना ही व्यंजन में, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आहा जो है वो अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का बिंदी इस तरह से होता है और अनुस्वार का बिंदी ऐसे वर्ण के ऊपर ऐसे लगा रहता है, जैसे कंग, जैसे गंगा ना, तो इस तरह से। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ों को समझना हो तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। क्लास बहुत लंबी हो रही है, चीज़ों को अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा करवानी है। अगर अनुनासिक की बात करोगे, जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे गाँव, दांत, आंगन, सांचा, इस तरह से। अगर अनुस्वार की बात करोगे, जिन वर्ण के उच्चारण में हवा जो होती है वो केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार का बिंदी याद रखना इस तरह से होता है, जैसे अंगूर, कंकन। और विसर्ग के लिए जो है ह की तरह जो है आपको प्रतीत होगा, जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की बिंदी हमने ये चीज़ बताई, इस तरह से होता है। जैसे मनः कामना, जैसे पयः, जैसे अंतः, स्वतः, इस तरह से। अगर व्यंजन के बारे में बात करोगे तो आप याद रखिएगा व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर हमने बताए 11 होते हैं। मैंने बताया था कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और सरल भाषा में इस चीज़ को समझें कि जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं,
व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलते हैं ना, तो क में जो है अ छिपा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। यानी बिना अ के क आप नहीं बोल सकते। तो वही है, अ आपका स्वर है और क आपका व्यंजन है। तो स्वर की सहायता से ही व्यंजन को बोला जाता है। प्रत्येक जो भी वर्ण है सबके पीछे अ छिपा रहता है, इस बात को याद रखिएगा। भी ध्वनि जैसे हमने बताया क, उसी तरह से ग भी है। ये ग पूरा है, इसमें आपको स्वर भी है, लेकिन जब इस चीज़ को ऐसे हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा, आपका अ निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ग बन जाएगा। व्यंजन की प्रकार के बारे में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग 5 वर्गों में डिवाइड है और प्रत्येक में 5-5 है, तो 5 × 5 यानी 25 आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4 बताएंगे, य, र, ल, व। अगर उस व्यंजन की संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें भी आपके 4 होते हैं। तीनों स और ह होते हैं, ये आपको ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह के व्यंजन के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 हैं। स्वर के प्रकार के बारे में हमने बताया, ह्रस्व दीर्घ है, प्लुत को भी लिया भी जाता है, नहीं भी लिया जाता है ना। तो आप मूलतः जानते रहिएगा कि ह्रस्व दीर्घ होता है। जगह इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इतने डीप में मैं चीज़ों को नहीं बताऊंगी। बस स्पर्श व्यंजन अगर पूछा जाए तो 25 होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहें उन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। उतने डीप में परिभाषा आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी नहीं जाएगी, बस अंतस्थ व्यंजन के लिए आप याद रखिएगा 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल एंड व। ये 4 होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछी जाती है, बस आप ये याद रखिएगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस बात को याद रखिएगा, य, र, ल और व। ये 4 होते हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ से ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न जो है उच्चारण स्थान से पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग का जो वर्ण है क, ख, ग, घ, अंगा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बताएंगे कंठ। ये गले से बोला जाता है। खुद ट्राई करके देखिएगा वर्डों को बोल करके। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसको स्वयं आप चीज़ों को करिएगा। आप यकीन मानिए आपको चीज़ें जो है हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अगर आप कंठ की बात करोगे, आप गले पे ऐसा हाथ रख के बोलिएगा क, ख, ग, घ, अंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो गले से बोल रहे हैं। तालव्य की बात करेंगे तो जब भी आप च, छ, ज, झ, ञ ऐसे बोलेंगे। संस्कृत में कुछ सूत्र होते हैं, जैसे अंकु विसर्जना नाम कंठा, इचुएशन नाम तालु, ऋतुलक्षण नाम मूर्धा, ऋतुलक्षण नाम दंता। अगर उस चीज़ को भी याद कर लेते हैं तो भी आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे, वरना इस चीज़ को आप बेसिक से समझिएगा। जो क वर्ग होता है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जो च वर्ग होता है इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य होता है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। और दांतों के मूल से जो बोले जाते हैं ये वर्ष कहलाते हैं। और प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। और व का उच्चारण स्थान कभी कभी पूछा जाता है तो दंतोष्ठ होता है। स्वर यंत्र से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो आपका ह है। इनका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है। अंकुह विसर्जनम कंठा, तो अंकुह में ह भी आता है तो इनका उच्चारण स्थान ये ठीक हो जाएगा। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, गले से बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है तो क्या बताएंगे? तालव्य। क्योंकि जब भी आप च, छ बोलेंगे तो आपका जो अजीब है वो तालु को स्पर्श करेगा। और ये वाला श आपका क्या होता है? तालव्य होता है। अगर आप मूर्धन्य की बात करोगे, कठोर तालु के अगले भाग से स्पर्श करते हैं। मूर्धन्य की अगर आप देखोगे, कठोर तालु के अगले भाग से ये बोले जाते हैं। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं? उनका उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य होता है। जैसे भी आप ट, ठ, ड, ढ, ड़ ऐसे बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वो थोड़ा सा मुड़ेगी और तालु को स्पर्श करेगी।
ट ठ ऐसे बोलिएगा तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। अगर दंत की बात करेंगे त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। जब भी आप त बोलेंगे जो जीभ है वो आपका दंत में स्पर्श करेगा, इसलिए इनको दंते बोलते हैं। अगर आप ओष्ठ की बात करेंगे तो प, जब भी आप पापा बोलेंगे या मामा बोलेंगे, बाबा बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वो स्पर्श होगा एक दूसरे में, तो यहाँ पे आपका ओष्ठ ठीक हो जाएगा। ह का उच्चारण संकंठ भी होता है, इन्हें स्वरयंत्र भी कहा जाता है। अगर आप श्वास या प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद के बारे में बात करेंगे तो अल्प प्राण है, महाप्राण है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्प प्राण के लिए आप याद रखिएगा 1, 3 और 5, और महाप्राण के लिए 2, 4। बस इतनी बात को याद रखिएगा, आपका सारा काम यहाँ से हो जाएगा। प्राण का अर्थ यहाँ से वायु से है। व्यंजन के उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण एंड महाप्राण। अल्प प्राण को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है और महाप्राण को बोलने के लिए ज़्यादा समय लगता है, इस बात को याद रखिएगा। आपको बस यहाँ से क वाली लाइन लिखना है, क ख ग घ अंग। तो पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। तो पहले पे आपका क आएगा, तो यहाँ पे जो है क क्या हो जाएगा, आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ख क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पे आता है। सरल शब्दों में अगर देखोगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो परिभाषा की रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखिएगा। 1, 3, 5 अल्प प्राण के लिए, 2, 4 जो है वो महाप्राण के लिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5 यानी पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला अंतिम, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। जो चारों अंतस्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसको स्टार लगा के आप लिख लीजिएगा। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, साथ ही साथ अल्प प्राण भी हैं। महाप्राण के लिए हमने ट्रिक बताया क्या? 2 और 4 यानी दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। ह जैसी ध्वनि निकलती है इसमें महाप्राण में, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमने बताया क्या होता है। तीनों श और ह जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, और अल्प प्राण में आपका अंतस्थ आते हैं। इस बात को बस याद रखिएगा। अंतस्थ वाला और ऊष्म वाला याद रखिएगा, और ट्रिक याद रखिएगा। महाप्राण के लिए 2, 4 और अल्प प्राण के लिए 1, 3, 5। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ, अगर आपसे अल्प प्राण पूछा जाए तो अल्प प्राण के लिए अंतस्थ को भी याद रखिएगा, और ट्रिक 1, 3, 5 याद रखिएगा, और महाप्राण के लिए 2, 4 याद रखिएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा चौथा वर्ण है वो आपका महाप्राण कहलाता है। साथ ही साथ आपका जो ऊष्म वाला है, ऊष्म वर्ण हमने बताया ना 4 हैं, तो चारों को याद रखिएगा। तीनों स है और है। घोष का अर्थ यहाँ पे जो है वो नाद यानी गूंज से है। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनियों की गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, एक घोष है, एक अघोष है। घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष या सुघोष किसे कहते हैं? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत होती हैं उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन में गूंज सी हो उन्हें क्या कहते हैं? घोष कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। तो वर्णों के जो अंतिम 3 वर्ण हैं यानी तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। बाकी के जो पहले दूसरे होते हैं वो आपके अघोष होते हैं। तो घोष के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा याद रखिएगा। अघोष के लिए पहला और दूसरा याद रखिएगा। अघोष के लिए पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, दूसरा अघोष है, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो घोष है यानी सघोष है। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। होता है जहाँ झंकृत नहीं होता है उच्चारण करने पर, वहाँ पे आपका अघोष होता है। बस यही चीज़ें समझिएगा। और वर्गों के पहले दूसरे यानी आप ट्रिक याद रखिएगा यहाँ पे 1, 2, और सघोष के लिए आपका 3, 4, 5। बस इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो सघोष आप आराम से कर जाएंगे।
और तीनों जो श होते हैं वो क्या हैं, अघोष हैं। अब संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन सा है, छत्रंग, ज्ञ और स्र है। इनका निर्माण कैसे हुआ है इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। के अंदर द्वित व्यंजन पूछा जाता है, तो जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलकर प्रयुक्त हो तो उन्हें द्वित कहा जाता है। जैसे बिल्ली, जैसे दिल्ली, जैसे पक्का। तो इस चीज़ को भी समझते रहिएगा। द्वित जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संयुक्त स्थान, यहाँ पे स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। यहाँ पे हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा, जब हलंत नहीं लगा रहेगा तो वो स्वर सहित होता है। बस ये इसी चीज़ को समझते रहिएगा। जैसे स में जो है वो क्या है, यहाँ पे हलंत लग गया तो ये स्वर रहित हो गया, व में हलंत नहीं लगा है तो स्वर सहित हो गया, इससे स्वाद बन गया। कुछ भी मेरे से मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा। मैं यही कहूँगी कि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को एक बार देख लिया और एक बार कॉपी पे लिख लिया और सारी चीज़ें समझ लिया तो जो भी आपका वर्णमाला से प्रश्न बनेगा उसमें आप 100% उस चीज़ को सही कर पाएंगे। बस आपको एक बार उस चीज़ को लिखना है एंड एक बार इसको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पूरी क्लास को अगर आप लोगों ने देख ली है, एक बार फिर से देख लेंगे कभी, अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैंने काफ़ी मेहनत से चीज़ों को बनाया। तो कैसा लगा क्लास, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट के जो सारे प्रश्न हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी आप फ़ोन खोलेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके फ़ोन के स्क्रीन पर। तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब ना भूलिएगा। सॉरी, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी बट नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं किसी छोटे से वीडियो में करवा दूँगी। अभिजीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बच गया है जो अग्र मध्य पश्य है, और आपका जो है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण वित्तमुखी, आवृत्तमुखी वगैरह छूट गया है। तो सारी चीज़ों को हम करवा देंगे। उच्चारण स्थान एक बार इस ग्राफ में आप लोग देख लेना और उच्चारण स्थान 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और कुछ भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड।